हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस लेक्चर में द एरा ऑफ मैटरनिक को समझेंगे। हम मैटरनिक की बायोग्राफी कवर करेंगे और उनकी पॉलिटिकल लाइफ को भी डिस्कस करेंगे। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आइए देखते हैं कि आज हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे कि मैटरनिक इतने फेमस क्यों थे। उनकी अर्ली लाइफ को डिस्कस करेंगे, उनके बचपन को डिस्कस करेंगे, उनके चाइल्डहुड को डिस्कस करेंगे। उसके बाद उनके लाइफ के आउटलाइन को समझेंगे, मतलब उन्होंने कहाँ कहाँ अपनी एजुकेशन को गेन किया। उनके क्रिटिक ऑफ रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे। क्यों मैटरनिक इतना ज़्यादा रेवोल्यूशंस को क्रिटिसाइज़ करते थे? क्यों मैटरनिक की नज़र में जो रेवोल्यूशंस होते हैं वो सबसे बड़ा सिन था? उनकी पॉलिटिकल लाइफ को पढ़ेंगे, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को पढ़ेंगे। पॉलिटिकल लाइफ में उन्होंने क्या-क्या अचीवमेंट की थी और उनकी पॉलिटिकल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मतलब वो किस प्रिंसिपल्स पे काम करते थे, उनके क्या-क्या प्रिंसिपल्स थे, हम उसको समझेंगे। द सिस्टम ऑफ मैटरनिक को पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम ऑफ मैटरनिक क्या होता है, पूछा जाता है। हम उनकी होम पॉलिसी को पढ़ेंगे और साथ ही साथ फॉरेन पॉलिसी को भी डिस्कस करेंगे। सो लेक्चर शुरू करते हैं। 1800 से लेकर 1850 के बीच का जो समय था वो मैटरनिक के रीन का समय था और इसी ही समय को द एरा ऑफ मैटरनिक के नाम से जाना जाता है। मैटरनिक को रिएक्शनरी पावर का हीरो कहा जाता था क्योंकि मैटरनिक वही करते थे जो उनका मन कहता था। मैटरनिक किसी की नहीं सुना करते थे। उन्होंने काफ़ी पोस्ट को भी संभाला था। पहले वो एम्बेसडर के पोस्ट पे थे, उसके बाद उन्होंने चांसलर के पोस्ट को संभाला और देन प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को। नेपोलियन के बाद सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल अगर यूरोप में कोई था तो वो नेपोलियन थे। नेपोलियन की मृत्यु वाटरलू के युद्ध में हुई थी और उसके बाद मेटरनिक सबसे बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सन के रूप में यूरोप में जाने गए। मैटरनिक का जो रीन का समय था वो टोटल 34 ईयर्स का था। 1815 से लेकर 1884 1848 तक उन्होंने रीन किया था और इसी रीन को एरा ऑफ मैटरनिक कहा जाता है। ये एक मैप है 1817 का, आप देख पा रहे होंगे 1817 का मैप है। और ये ब्लू कलर का जो सेक्शन है ये ऑस्ट्रिया का सेक्शन है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ऑस्ट्रिया का सेक्शन है। यही वो रीन है जहाँ पर, ये वही रीजन है जहाँ पर मैटरनिक रीन करते थे। अर्ली लाइफ, मैटरनिक के जो फादर थे वो एक फ्यूडल लॉर्ड थे, एक फेमस फ्यूडल लॉर्ड थे, मतलब काफ़ी अच्छे घर से ये बिलोंग करते थे। उसके बाद उनके फादर एक डिप्लोमेट भी थे जिसका प्रभाव उनकी लाइफ पे भी काफ़ी पड़ा। रेवोल्यूशंस, जब फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था 1789 में, तब यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग में मैटरनिक एजुकेशन गेन कर रहे थे। मतलब युद्ध हो रहा है फ्रांस में और यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग जो फ्रांस में ही है वहाँ पर वो अपनी एजुकेशन को गेन कर रहे थे। मैटरनिक ने हॉली रोमन एम्पायर में भी काफ़ी डिप्लोमेटिक और डिग्निफाइड पोस्ट को भी सर्व किया था, मतलब काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हॉली रोमन एम्पायर में भी वो रहे हैं। लाइफ की आउटलाइन, कि उनकी लाइफ के क्या क्या आउटलाइंस थे। उनका पूरा नाम था काउंट सेलोमन्स मैटरनिक। उनका जन्म हुआ था 15 मई 1773 में इलेक्टोरेट ऑफ ट्रायर में, जो कि जर्मनी और फ्रांस का एक मिला हुआ हिस्सा था। डाइड 11 जून 1859 को। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनकी उम्र 86 ईयर ओल्ड थी। वियना ऑस्ट्रियन एम्पायर में उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी नेशनैलिटी जर्मन ऑस्ट्रियन थी क्योंकि जब जब ये पैदा हुए थे तब ये जर्मनी में पैदा हुए थे, जहाँ पे इलेक्टोरेट ऑफ ट्रायर जगह है वो जर्मनी के जगह में आता था। और देन ऑस्ट्रियन, जर्मन ऑस्ट्रियन थे ये। इन्होंने अपनी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग और यूनिवर्सिटी ऑफ मेंस से ग्रहण की थी। यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है और यूनिवर्सिटी ऑफ मेंस जर्मनी में है। ये वियना कांग्रेस के लिए जाने जाते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के लिए भी जाने जाते हैं, कंजर्वेटिज्म के लिए जाने जाते हैं, काफ़ी फेमस है कंजर्वेटिज्म के लिए। और कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप को मैंने पढ़ाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप की गणना मैटरनिक ने ही की थी। अब उनकी पॉलिटिकल लाइफ और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को समझते हैं। मैटरनिक वॉज द मैन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैटरनिक जो थे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था उनको अपने ऊपर। आफ्टर द मैट्रीमोनियल अलायंस विद द ग्रैंड डॉटर ऑफ द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रियन चांसलर के ग्रैंड डॉटर से शादी करने के बाद, उनसे विवाह करने के बाद
उनकी पॉलिटिकल लाइफ स्टार्ट हुई थी। उसके बाद उनको चांसलर का पोस्ट मिला, पहले एम्बेसडर का पोस्ट मिला, देन चांसलर का पोस्ट मिला और उसके बाद वो फाइनली जाके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बन गए। वो इतने एबल थे कि गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रिया उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए और उनको 1801 में एम्बेसडर की पोस्ट दी। उन्होंने कई जगहों पर एम्बेसडर पोस्ट को सर्व किया था और वो एम्बेसडर की पोस्ट पे 1809 तक रहे थे। और फ्रांसिस फर्स्ट ने फाइनली जाकर मेटरनिक को ऑस्ट्रिया का चांसलर अपॉइंट किया था 1809 में। एम्बेसडर की पोस्ट को छोड़ने के बाद ही वो चांसलर बन गए। समझिए कितने ज़्यादा टैलेंटेड थे वो कि एम्बेसडर की पोस्ट उन्होंने छोड़ी और उसके बाद फ्रांसिस फर्स्ट ने उनको ऑस्ट्रिया का चांसलर बना दिया और वो ऑस्ट्रिया के चांसलर 1848 तक रहे थे। चांसलर, प्राइम मिनिस्टर, इट्स सेम, यू हैव नॉट टू बी कंफ्यूज अबाउट दिस। मेटरनिक रिगार्डेड रिफॉर्म एज एन इनसेंसिटिव टू रेवोल्यूशन। मेटरनिक का मानना था कि जो रेवोल्यूशंस होते हैं वो रिफॉर्म्स के कारण होते हैं। अगर आप रिफॉर्म्स करेंगे तो रेवोल्यूशंस होंगे, उनका ये मानना था। क्योंकि जब आप रिफॉर्म करते हैं तो कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग नहीं खुश होते हैं और उसके कारण वो लोग रेवोल्यूशंस करते हैं। सो मेटरनिक का मानना था कि सब कुछ बिल्कुल स्टिल होना चाहिए, वर्ड स्टिल होना चाहिए, वर्ड में कोई रिफॉर्म नहीं होना चाहिए। यूरोप में जब तक उन्होंने रीन किया तब तक उन्होंने कोई रिफॉर्म नहीं किए। उनका मानना था रिफॉर्म से ही मेन रीज़न बनते हैं रेवोल्यूशंस के। और डेमोक्रेसी के प्रति उनकी बहुत ही ज़्यादा कड़वे शब्द थे। डेमोक्रेसी कुड ओनली चेंज डे लाइट इंटू डार्केस्ट नाइट। उनका मानना था डेमोक्रेसी जब किसी देश में आ जाती है तो वहाँ की जो सुबह होती है, सुबह की जो रोशनी होती है वो काली अंधेरे में बदल जाती है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी के कितने बिटर क्रिटिसाइज़र थे, कितने ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे वो डेमोक्रेसी को भी। ना वो नेशनैलिटी, ना नेशनलिज्म को, ना डेमोक्रेसी को, ना रिफॉर्म्स को और किसी भी प्रकार के रिफॉर्म्स को वो अपने रीन में नहीं लाए थे। उनको उनका मानना था कि डेमोक्रेसी, रिफॉर्म्स जितने भी होते हैं, ये नेशनलिस्ट आइडियाज़ होते हैं, यही सब रेवोल्यूशंस के कारण बनते हैं। शायद मैंने एक स्लाइड पीछे छोड़ दी है, आपको देखना होगा। लेट मी चेक आउट। क्रिटिक ऑफ रेवोल्यूशंस। रेवोल्यूशंस को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ क्यों करते थे? क्यों रेवोल्यूशंस को इतना क्रिटिसाइज़ करते थे मेटरनिक? क्योंकि जब मेटरनिक छोटे थे, मतलब छोटे नहीं, जब वो यंग एज के थे और वो अपनी एजुकेशन ग्रहण कर रहे थे फ्रांस में और उसी समय फ्रांस में युद्ध हो रहे थे। युद्ध हो रहे थे फ्रांस में। फ्रांस की फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था 1789 में और मेटरनिक जो थे वो एक फ्यूडल लॉर्ड की फैमिली से थे। मतलब क्लर्जी, लॉर्ड और नोबिलिटी वर्ग जो था वो एक वर्ग था जिसकी तरफ से मेटरनिक थे। और जब मेटरनिक ने देखा कि फ्यूडल लॉर्ड्स और क्लर्जी को मारा जा रहा है, उनको जिलोटिन कर दिया जा रहा है। जिलोटिन एक मशीन होती है जिसमें इंसान का गला फंसा जाता है और ऊपर से एक ब्लेड गिरती है और उसका गला कट जाता है। जिलोटिन करा जा रहा है जिसके कारण जैकोबिन्स नाम के ग्रुप ने फ्यूडल लॉर्ड्स, क्लर्जी, नोबिलिटी वर्ग को जिलोटिन किया था, जिसके कारण मेटरनिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भर गया था। उनका मानना था कि ये जो रेवोल्यूशंस होते हैं ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ नरसंहार होते हैं, इसमें कुछ भी नहीं होता है। उनके यंग से एज से ही उनको रेवोल्यूशंस के प्रति बहुत ज़्यादा, उनके अंदर रेवोल्यूशन के प्रति काफ़ी ज़्यादा क्रोध था। और जब वो देखते थे कि रेवोल्यूशंस के नाम पे लोगों को सिर्फ और सिर्फ मारा जाता है, उनके ऊपर एट्रॉसिटीज़ की जाती हैं, कुछ अच्छा नहीं होता है। यहीं से बिल्कुल स्टंच फॉलोअर बन गए रेवोल्यूशंस ना करने के, ना कराने के। और उसके बाद जब वो इंग्लैंड गए, उन्होंने पहले अपनी एजुकेशन फ्रांस में हासिल की, देन उसके बाद जर्मनी में हासिल की और उसके बाद जब वो इंग्लैंड गए तो काफ़ी पॉलिटिशियन से वो मिले, जैसे पिट, फक्स, बर्ग, ये काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स से मिले। और उसके बाद पॉलिटिकल लीडर से मिलने के बाद उनसे उन्होंने बात की और जब इन पॉलिटिकल लीडर से उन्होंने बात की तब उन पॉलिटिकल लीडर्स का भी यही ओपिनियन था कि रेवोल्यूशंस ही बहुत बड़े बड़े कारण होते हैं जिसके कारण लोग परेशान होते हैं और उससे कुछ भी नहीं मिलता है लोगों को। हाँ, रेवोल्यूशंस कारण होते हैं बुराइयों के, रेवोल्यूशंस बुरी चीज़ होती है, लेकिन ना अच्छे कारण के रेवोल्यूशन करने देते थे मेटरनिक, ना ही बुरे कारणों के लिए। अब हम समझेंगे द सिस्टम ऑफ मेटरनिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट
है ये। द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ ऑस्ट्रिया इन 1815, 1815 से जब उन्होंने एम्बेसडर की पोस्ट संभाली, उसके बाद से ही, एम्बेसडर की पोस्ट नहीं, जब उन्होंने चांसलर की पोस्ट संभाली, तब से ही उन्होंने अपनी उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी स्टार्ट हो गई थी और उनका सिस्टम शुरू हो गया था। इसी सिस्टम को कहा जाता है द सिस्टम ऑफ मेटरनिक। एक्चुअली सिस्टम ऑफ मेटरनिक नाम है, उसमें उनके प्रिंसिपल्स ही थे, रेवोल्यूशंस ना कराने के प्रिंसिपल्स ही बेसिकली सिस्टम ऑफ मेटरनिक थे। जो ऑस्ट्रिया के लोगों की जो किस्मत थी, वो एक बहुत ही ज़्यादा एबल चांसलर के हाथ में गई थी। बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे मेटरनिक, और वो बहुत बहुत बड़े फॉलोअर थे पुराने रेगिम के, मतलब प्राचीन रेगिम के थे। उनका मानना था मॉडर्निटी सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है। उनका मानना था कि आप रिफॉर्म करेंगे, लोग खुश नहीं होंगे और वो आपके प्रति रेवोल्यूशंस करेंगे। सो ऑस्ट्रिया वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर इन द कॉन्टिनेंट एंड इट वॉज द मेन ड्यूटी ऑफ मेटरनिक टू डिफेंड हिज एम्पायर। एक्चुअली मेटरनिक जब रीन कर रहे थे तब ऑस्ट्रिया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और ऑस्ट्रिया में काफ़ी काफ़ी रंग रंग के लोग रहते थे, काफ़ी 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 प्रकार के लोग रहते थे। सो इसलिए जो मेटरनिक थे, वो नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार का रेवोल्यूशन हो। इसलिए उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई जो कि बहुत ही पुरानी इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल की। समझ लीजिए उस समय भी डिवाइड एंड रूल मेटरनिक ने ऑस्ट्रिया में लगवाया था। वो लोगों में लड़ाई करवा दिया करते थे, जिसके कारण वो यूनाइट नहीं हो पाते थे और वो रेवोल्यूशंस नहीं कर पाते थे। रेवोल्यूशंस तभी होंगे जब लोग एक साथ यूनाइट होंगे। जब वो एक दूसरे में लड़ाई करा देते थे मेटरनिक, सो लोग एक साथ यूनाइट नहीं होते थे और रेवोल्यूशंस नहीं होते थे। एक्चुअली मेटरनिक चाहते थे कि फ्रांस में जो फ्रेंच रेवोल्यूशंस हुई थी, उसकी जितनी भी आइडियोलॉजी थी, जितनी भी प्रकार के आइडियोलॉजी यूज हुई थी, जितने भी प्रिंसिपल्स थे फ्रेंच रेवोल्यूशंस में, उसको वो ऑस्ट्रिया से साफ करना चाहते थे, क्योंकि ऑस्ट्रिया और फ्रांस एक दूसरे से काफ़ी इन्फ्लुएंस करते थे उस समय। इसलिए वो कभी भी लोगों को अपने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा नहीं देना चाहते थे। वो एक फ्यूडल लॉर्ड थे, वो एक नोबिलिटी वर्ग थी। जब मेटरनिक ने राज किया, नोबिलिटी वर्गों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी उस रीन में, और एडमिनिस्ट्रेशन में आम लोगों का कोई भी हाथ नहीं होता था। और इसी सिस्टम को कहा जाता है द सिस्टम ऑफ मेटरनिक। अब इनमें बेसिकली ये जो डिविजन्स आए हैं, इनमें दो डिविजन्स आए थे। पहला रीजन टू प्रिवेंट द टाइड्स ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज इन द ऑस्ट्रियन एम्पायर। पहला उनका प्रायोरिटी थी कि किसी भी तरीके से, किसी भी कारण से रेवोल्यूशंस नहीं होने चाहिए ऑस्ट्रिया में। और उसके बाद अब वो स्टेटस को मेंटेन करना चाहते थे। स्टेटस को मेंटेन करने का आशय है कि जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही रहनी चाहिए, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सी डी हेज़ेन के अनुसार, their policy was to resist all demands for reforms and keep things as the were to make the word still stand। उनका मानना था कि वो किसी भी प्रकार के रिफॉर्म्स को नहीं लाना चाहते थे, और जो चीज़ जैसी है वो उसको वैसा ही रखना चाहते थे। मतलब वर्ड स्टैंड स्टिल, वर्ड जैसा है, यूरोप जैसा है, ऑस्ट्रिया जैसा है, उसको वैसा ही रखे रहने दो। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी रिफॉर्म लाने की ज़रूरत नहीं है। द होम पॉलिसी ऑफ मेटरनिक। अब मेटरनिक की क्या क्या होम पॉलिसीज थी, हम इसको समझेंगे। एट दैट टाइम द सोशल स्टेप अप ऑफ ऑस्ट्रिया वॉज एंटायरली बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूडलिज्म। जब मेटरनिक ने रीन किया, बेसिकली मेटरनिक भी एक फ्यूडल लॉर्ड थे, उनके फादर भी एक फ्यूडल लॉर्ड्स थे, तो वो किसी भी तरीके से पुअर फैमिलीज़ को, पुअर लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा लेना चाहते थे, और उनका जो रीन था वो टोटल फ्यूडलिस्टिक रूल था। फ्यूडल लॉर्ड्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी एडमिनिस्ट्रेशन में। कहा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी हायर पोस्ट होते थे, उनमें सिर्फ और सिर्फ फ्यूडल लॉर्ड्स को ही रखा जाता था। और जो क्लर्जी वर्ग था, नोबिलिटी वर्ग था, उन्होंने काफ़ी स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे, काफ़ी अलग प्रकार की उनको स्पेशल प्रायोरिटीज़ मिलती थी। रिचर बिग रिच एंड पुअर बिकम पुअरर।
अमीर आदमी अमीर होता जा रहा था और पुअर पुअर होता जा रहा था, क्योंकि अमीर वर्ग से ना टैक्स लिया जाता था, ना उनसे कोई कार्य कराया जाता था। टैक्स भी गरीबों से लिया जाता था और सारे कार्य भी गरीब ही करते थे। इसलिए गरीब गरीब होता जा रहा था और अमीर अमीर होता जा रहा था। Absolutism in government, feudalism in society, special privileges for the favored few, obsessions and misery for the masses. Such was the condition of Austria in 1815. एब्सोल्यूटिज्म इन गवर्नमेंट मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की, मतलब डिवाइन थॉट्स रखे जाते थे। डिवाइन थॉट्स मतलब राजा है वो गॉड है, इस प्रकार की पॉलिसी थी, इस प्रकार का गवर्नमेंट थी उस समय। फ्यूडल सोसाइटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी और गरीबों का ऑब्सेशन होता था, वो मिजरी में जीते थे, अभाव में जीते थे। जितनी भी अधिकतर पॉपुलेशन अमीर नहीं होती थी, किसी भी देश में जो पॉपुलेशन होंगी, जो गरीब वर्ग होगा वो ज़्यादा होगा, और उनमें जो प्रिविलेजेस थे, जो मासेस थे वो गरीब थी, इसलिए उनको प्रायोरिटी नहीं मिलती थी और अमीरों को प्रायोरिटी मिलती थी। ये कंडीशंस थी 1815 में, जब मेटरनिक चांसलर बने थे ऑस्ट्रिया के। The whole empire was divided into various provinces, and in each provinces governor was appointed who were the feudal lords. जो ऑस्ट्रियन एम्पायर था वो कई प्रकार के प्रोविंसेस में डिवाइड हो गया और हर प्रोविंस के लिए गवर्नर अपॉइंट होता था। मतलब कोई आम इंसान नहीं अपॉइंट होता था, उसके लिए भी कोई ना कोई फ्यूडल लॉर्ड ही अपॉइंट किया जाता था, और कोई नॉवेल ही होता था। The educational system, the educational institute were kept under the strict control of the government. अब जो गवर्नमेंट थी वो स्टडी में भी इंटरफेयर कर रही थी, एजुकेशन पॉलिसीज़ में भी इंटरफेयर कर रही थी, और उनका काफ़ी स्ट्रिक्ट कंट्रोल था एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि बच्चे जो पढ़ेंगे वही तो वो जानेंगे, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। अगर बच्चे ही रेवोल्यूशनरी फीलिंग्स को अपने अंदर बढ़ाएंगे, रेवोल्यूशंस को पढ़ेंगे, सो वो आगे चल के रेवोल्यूशंस करेंगे। इसका मेटरनिक ने काफ़ी ध्यान दिया था और वो स्टडी को भी रेगुलेट कराते थे। मतलब जो बुक्स चलेंगी, जो बच्चे स्टूडेंट पढ़ेंगे, जो इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट पढ़ेंगे, उसको भी रेगुलेट कराता था वो। और उन्होंने क्लासेस में स्पाई रखे थे, मतलब जासूस रखे थे। क्लास में बच्चों के बीच में जासूस होते थे। समझ लीजिए कितनी ज़्यादा रेगुलेशन होते थे, कितना ज़्यादा रेगुलेट किया जाता था स्टडी को। स्पाइक्स होते थे, बच्चों के बीच में, स्टूडेंट के बीच में जासूस बिठाए जाते थे कि टीचर जो है कोई रेवोल्यूशनरी फीलिंग्स को भड़का तो नहीं रहा है, बच्चों को कुछ ऐसा तो नहीं पढ़ा रहा है जिससे आगे चल के रेवोल्यूशंस हो सकते हैं। जो मैटरनी की गवर्नमेंट थी, वो जो बुक्स होती थी उसको चेक करती थी, न्यूज़पेपर्स चेक करती थी, मैगजीन्स चेक करती थी, और देखती थी कोई नेशनलिस्ट आइडिया तो नहीं था उस किताब में, और हर वो चीज़ प्रोहिबिट करती थी जिससे रेवोल्यूशंस हो सकते थे। सो रेवोल्यूशंस के प्रति मैटरनिक का जितना कॉन्सेंट्रेशन था शायद यूरोप में किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन रेवोल्यूशंस को अपोज करने में इतना ज़्यादा रहा हो। रेस्ट्रिक्शन वर इम्पोज ऑन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना भी रेस्ट्रिक्ट था ऑस्ट्रिया में, मेटरनिक करीन में, क्योंकि हिस्ट्री क्या थी, रेवोल्यूशंस ही तो थे। फ्रांस में रेवोल्यूशंस, इंग्लैंड में रेवोल्यूशंस, कई प्रकार के रेवोल्यूशंस तो थे यूरोप में। इसलिए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को बिल्कुल, राजनीतिक शास्त्र और इतिहास को पढ़ना मेटरनिक के समय में बिल्कुल प्रोहिबिट था, क्योंकि हिस्ट्री रेवोल्यूशंस को पढ़ाती थी, हिस्ट्री रेवोल्यूशंस को दिखाती थी, और लिमिटेड किताबें होती थी उस इंस्टीट्यूशंस में। लिमिटेड किताबों से पढ़ाई होती थी, जितनी भी किताबें होती थी सब गवर्नमेंट के अंडर में होती थी। गवर्नमेंट चेक करती थी, गवर्नमेंट के पर्सन्स चेक करते थे, और उसके बाद तभी किताब इंस्टीट्यूशंस में जाती थी। इतना स्टडी को रेगुलेट किया जाता था। द नेटवर्क ऑफ पुलिस एंड स्पाइक्स वर स्प्रेड ऑल ओवर द एम्पायर। पुलिस और जो स्पाई सिस्टम था वो पूरे एम्पायर में फैला था। स्पाई सिस्टम, जासूस, मतलब अगर एम्पायर में कहीं भी रेवोल्यूशनरी फीलिंग्स को प्रमोट किया जा रहा है तो स्पाइस बता दें, और उसके बाद मेटरनिक की जो गवर्नमेंट थी उसको अपोज कर सके, उसको रोक सके। यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हर जगह उन्होंने अपने स्पाइस लगा के रखे थे, मतलब अपने जासूस रखे थे। द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वर डायरेक्ट टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो थे वो बिल्कुल बाध्य थे कि
वो गवर्नमेंट की बात मानेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। रेस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन फॉरेन ट्रैवलर्स के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस थे। उन्होंने जो चेक पोस्ट होते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स लगा के रखे थे। लोगों को लगा कर रखा था कि कोई फॉरेनर तो बाहर से नहीं आ जाएगा जो कि आके रेवोल्यूशनरी फीलिंग्स को भड़का दे ऑस्ट्रिया में। वो हाईवेज़ पे, चेक पोस्ट पे लोगों को लगा कर रखते थे। देखते थे कोई ट्रैवलर आए, ऐसा कोई ट्रैवलर तो नहीं आएगा जो रेवोल्यूशनरी फीलिंग्स को प्रमोट करे। इंस्पेक्टर अपॉइंट किए जाते थे चेक पोस्ट पे। और इस प्रकार का रीन था मेटरनिक का। और उसकी फॉरेन पॉलिसी ये थी कि नेपोलियन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। नेपोलियन से प्रभावित होता था, लेकिन वो एक तरफ नेपोलियन को बहुत ज़्यादा हेट भी करता था। उसका मानना था कि नेपोलियन बहुत महत्वाकांक्षी था, इसके कारण नेपोलियन मारा गया। और कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप को बनाने वाला जो व्यक्ति था वो मेटरनिक ही था। सो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक करें। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।